आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। नई संसद में सरकार ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पेश किया। विधेयक में सदन के निचले सदन राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। हालांकि महिला आरक्षण कानून लागू होने में अभी लंबा समय है और ये धरातल पर अभी उतरने में काफी समय भी लगाने वाला है। महिला आरक्षण और महिलाओं के सशक्त बनने का दावा तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चुनाव के समय जब टिकट की बात आती है तो पूरा का पूरा ही समीकरण बदल जाता है। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात पीछे और जिताऊ उम्मीदवारों का मापदंड आगे आके खड़ा हो जाता है। आज महिला आरक्षण पर बात हो रही है, लेकिन चलिए पहले 2019 लोकसभा चुनाव में महिलाओं की दावेदारी पर एक नजर डालते हैं। तो 2019 लोकसभा में महिलाओं की स्थिति कुछ ऐसी थी कि भाजपा ने 53 महिलाओं को ही महज टिकट दिया था, कांग्रेस ने 54 महिलाओं को ही टिकट दिया था। ये 2019 लोकसभा चुनाव की स्थिति है, जहां महिलाओं की भागीदारी पर हम बात कर रहे हैं। तो वही टीएमसी ने 21 महिलाओं को ही महज चुनावी मैदान में उतारा था। तो देखिए, भाजपा ने 53 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि अगर टीएमसी की बात करें तो 21 और कांग्रेस ने 54 महिलाओं को ही अपना प्रत्याशी बनाया था। कितना हास्यास्पद लग रहा है ये आंकड़ा, और आंकड़ों को देखकर स्थिति काफी हास्यास्पद से ज्यादा दयनीय नजर आती है। आपको नजर आ रहा होगा कि किसी भी पार्टी ने 20% से ज्यादा टिकट महिलाओं को दिया तक नहीं, लेकिन अब की स्थिति कुछ बदली हुई नजर आ रही है। महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद भाजपा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। 30% ज्यादा इस बार महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती हुई भी नजर आ सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये महिला मतदाताओं में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश है, और क्या वाकई इससे कोई असर पड़ेगा, और विपक्ष की ओबीसी मुसलमान महिलाओं को शामिल करने की मांग का आखिर क्या असर पड़ेगा। आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि देखिए, महिलाओं की भागीदारी अब राजनीति में बढ़ती हुई नजर आने वाली है। महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब वो कानून का रूप ले चुका है, लेकिन इसे धरातल पर उतरने में अभी एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2022 क्या कानून कहता है वो ये कहता है कि 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी तो 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर ही जो परिसीमन है वो होगा, जिसके बाद तय किया जाएगा कि 33% जो आरक्षण महिलाओं को देना है वो किस तरीके से देना है। परिसीमन के बाद ही सीटों का जो बढ़ने का दायरा होता है उसमें भी असर देखने को मिलता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि देखिए, महिला आरक्षण बिल अब कानून का रूप ले चुका है। ऐसे में क्या 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों में महिलाओं की घोषणा ज्यादा करके क्या हासिल करना चाहती है? और जो लगातार विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर महज एक लॉलीपॉप जनता के हाथों में थमा दिया है, महिलाओं के हाथों में थमा दिया है, जबकि आगामी कुछ चुनाव में इसका असर शून्य के बराबर देखने को मिलेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना महिला प्लान एक बार फिर से खोलकर सामने रख दिया है। अब आईएनडीआईए यानी कि विपक्षी दलों का ये समूह इसकी कार्ड क्या निकालता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए, अब महिला आरक्षण बिल कानून का रूप पूरी तरीके से ले चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ये एक कानून बन चुका है। इसके साथ ही परिसीमन 2026 के बाद जब होगा, उसी के बाद तय किया जाएगा कि जो आरक्षण है उसका आधार क्या होगा, कौन कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी, या फिर इसमें रोटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी टिकट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा रही है, ये जनाधार बढ़ाने की कोशिश है, या फिर इसका वाकई में राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? और क्या भाजपा महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ा रही है, इससे आईएनडीआईए पर भी महिलाओं को ज्यादा टिकट देने का दबाव पड़ेगा? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ कपिल समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं डॉक्टर
सुधा मिश्रा कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो वही देवेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र मिश्रा जी से करते हुए। देवेंद्र जी देखिए, अब तो महिला आरक्षण बिल एक कानून का रूप ले चुका है और अब अटकलें है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। ये जनाधार बढ़ाने की कोशिश है या वाकई में राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से आधी आबादी के उत्थान, उनको सम्मान देने का काम, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, महिलाओं को जो 33% का जो आरक्षण मिला, निश्चित रूप से ये बिल का पत्र साबित होगा। और नए संसद भवन 2026 के परिसीमन के बाद जो दृश्य दिखेगा, वो सर्वांगीण विकास, जो स्वर्ण द्वार को खोलेगा, जो कहीं न कहीं अभी दिख नहीं रहा था लोगों को। और मातृशक्ति, जिसके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक लंबे फेरफेर योजनाओं की बना रखी, उनके हित लाभ, उनका सम्मान का ख्याल रखते हुए, चाहे वो गैस सिलेंडर की योजना हो, आयुष्मान की योजना हो, स्नान घर हो, अनेक ऐसे भी जो सीधे सीधे अपील करते हैं महिलाओं के हित को देखते हैं, उनके सम्मान को, कैसे उनको कितनी ज्यादा आज के युग में सहूलियत सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे उनको उस समाज को मजबूती दे सकते हैं जो हमारी नींव है। उस दिशा में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी का। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिला पंचायत, नगर निगम, महिलाओं को सम्मान देने का काम हमेशा किया और आगे भी इसका कुछ न कुछ जो हमें दिख रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जो हुआ है, उसका परिणाम बहुत ही सुखद आएगा। ठीक है देवेंद्र जी, देखिए आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है, महिलाओं के पक्ष में ये बेहद ही बड़ा फैसला है। कितनी भागीदारी बढ़ाएंगे आप इस बार? क्योंकि 2000 अगर हम 19 के आंकड़ों की बात करें तो महज 53 महिलाओं को आपने प्रत्याशी बनाया था। जी, वो तो तब दिया जब हमने ये आरक्षण ये पास नहीं किया था, तब हमने 53 दिया। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जो कहते हैं वो करते हैं और पूरा सम्मान और पूरी भागीदारी होगी। ठीक है कपिल जी, आप इनके तमाम आरोपों का जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही देखिए भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि वो महिला प्रत्याशियों पर ज्यादा दाव लगाएगी। क्या किसी तरीके का कोई प्रेशर आप पर बनता हुआ नजर आएगा क्या? तो महिला प्रत्याशियों पे दाव क्यों लगाना पड़ रहा है भाई? मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि जब आपने महिला सशक्तिकरण बंधन अधिनियम ला दिया तो उसमें सेंसेक्स और परिसीमन से जोड़ने की क्या जरूरत थी? 33% दीजिए, सारे लोग उतारेंगे। लेकिन नहीं, आप तो वही है कहावत कि जिसका कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इन्होंने बकायदा जो है वो बैन लगाने का काम किया है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है मुस्कान कि आपको 10 से 20 साल तक हम कोई आरक्षण देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझता होगा वो इस बात को स्पष्ट रूप से कहेगा। देखिए मुस्कान जी, आर्टिकल 13(1) से लेकर 13(6) में विधियों बनाने की विधियां दी हुई हैं कि कैसे विधि बनेगी। उसमें भूत लक्षी प्रभाव से या भविष्य लक्षी प्रभाव से, और वो भी सशर्तों के साथ कोई विधि बन ही नहीं सकती है। और केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में जो संवैधानिक पीठ बैठी 13 जजेस की, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की अभिरक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगी और कोई विधि अगर सरकार के द्वारा 13(1) से 13(6) के बीच में बनाई गई है जो लोक हित लोक नीति के विरुद्ध है, जो समर्थित संविधाओं पर है, जो भूत लक्षी या भविष्य लक्षी है, उस पर हम निगरानी करेंगे और वो विधि नल एंड वाइड घोषित करने का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को।
क्योंकि देखिए, जब कोई विधेयक लाया जाता है, जब वो लोकसभा के पटल पर पास होता है, उसके बाद राज्यसभा के पटल पर पास होता है, उसके महामहिम द्वारा जब हस्ताक्षरित हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो जो कानून बनेगा वो तुरंत से ना लागू होगा। भविष्य लक्ष्य कैसे हो सकता है कि आज से 10 साल बाद जब ये होगी तो वो होगा। 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेंगी। तो इन्होंने वही किया है, क्योंकि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83 ये क्या कहती है? आर्टिकल 82 ये कहती है कि अब संसद हर जो 5 साल में होता है वो 2026 में होगा, और उस 26 के बाद जो संसद होगा 31 में, उसमें परिसीमन के लिए जो है कमेटी गठित होगी 26 वाले में, और परिसीमन होगा 31 के बाद वाले में। यानी मिनिमम ये 29 तक तो ला ही नहीं सकते, और 29 के बाद से लेके 39 तक के बीच में कहीं आपको परिसीमन होते हुए और उसके बाद ये विधि लागू हुए थे मिलेगी। अब इसमें भी और भी समस्याएं हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चली गई तो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में बिल लाए हुए हैं, पारित किए। हम कह रहे अगर आपकी वाकई मंशा होती, आप फेयर हार्टेड होते, तो किसने कहा कि महिला सशक्तिकरण बंधन अधिनियम में ये 2 चीज होना जरूरी है कि संसद भी होना चाहिए और परिसीमन भी होना चाहिए? ये कंपल्शन तो नहीं है। जो पहले आपका हो चुका है संसद, उस आधार पर आप दे सकते हो। जब परिसीमन होगा उसी आधार पर 33% में सीटें बढ़ेंगी। इसमें कौन सी बात है? आज अगर 545 है, कल मान लीजिए 645 हो जाएगा, तो 645 का 33% होगा। आज 545 है तो आज 543 का। अरे, प्रधानमंत्री जी के रहते हुए अगर कोई न्यारी का अपलिफ्टमेंट हो जाए तो ये नहीं हो सकता। आप देखिए ना, हमारी मुस्लिम बहनों के लिए कितना अच्छा कानून लाए, 3 तलाक का कानून लाए, उनको पावर्ड किया। लेकिन वहीं हमारी जो हिंदू बहनें हैं, उनकी सशक्तिकरण नहीं देखी उन्होंने, कि जिनके पतियों ने बिना तलाक के उनको छोड़ रखा है, कोई भरण पोषण नहीं देते हैं, उनके विरुद्ध कोई अधिनियम नहीं ला रहे। आखिर आपको सनातनी बहनों से इतना ज्यादा उपेक्षा आपने क्यों की हुई है? चलिए, ठीक है। तमाम ऐसी बहनें हैं जिनके पतियों ने बिना किसी आरक्षण, बिना किसी तलाक के छोड़ रखा, भरण पोषण भी नहीं देते, और देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उनकी पत्नियों की हिम्मत नहीं है कि वो न्यायालय के शरण में जा सके या थाने जा सके। ठीक है, तो देवेंद्र मिश्रा जी, मैं तमाम आरोपों का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक बार सीधा रुख करते देखिए, सुधा मिश्रा जी भी बहुत एक लंबे समय से इंतजार कर रही है। देखिए सुधा जी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही कि महिलाओं को सशक्त करने का काम हमने किया है, लेकिन एक और आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर लगा रही है कि अगर इतना ही विरोध था कांग्रेस को इस बिल से, तो वो संसद के अंदर क्यों नहीं मुखर होकर बोली? संसद के अंदर तो कांग्रेस में होड़ मची हुई थी इस बिल के क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन अगर कांग्रेस ने सपोर्ट किया है तो कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है इसके विरोध में? ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। मुस्कान जी, कॉन्फ्रेंस जो हो रहे हैं क्या विरोध में हो रहे हैं? पहला प्रश्न। जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, किसमें विरोध की बात की गई? अभी कपिश भाई ने बहुत ज्यादा अच्छे से आपको संविधान में कैसे आरक्षण कब मिलेगा, कब तक की उम्मीद है, उम्मीद की सीमा नहीं है, उम्मीद मात्र है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी बातें हो रही हैं, क्या किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी कांग्रेस जन ने इस बिल का विरोध किया? तो पहली चीज, जो ये भाजपाइयों की रणनीति है कि दूसरों के बारे में झूठ बोला जाए, इसको मैं एक दर्जे से खारिज करती हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा विरोध है ही नहीं। हमारा विरोध अगर होता तो आप जाके देखिएगा 2010 में राज्यसभा में जिनको विरोध था उनके नाम क्या हैं? एक बार नाम बोले कि कौन कौन से लोग विरोध में थे, तो स्पष्ट हो जाएगा। शीर्षस्थ नेता थे जिन्होंने विरोध में वोटिंग की थी। कपिश भाई को पता है, आपको भी पता है, भाजपा के प्रवक्ता भाई को पता है, मुझे पता है, लेकिन नाम बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसको नाम क्यों बोलूं भाई? तथ्य है, सत्य है, झुटला नहीं सकते हैं। तो पहली चीज, इस बात का मैं एक सिरे से खारिज करती हूँ कि हम विरोध में हैं। हम सब के सब इंडिया गठबंधन के लोग उसके साथ में हैं और हमने उसकी वोटिंग की। आपने देखा किसी भी विचारधारा में हमने मात्र उसमें प्लस और महिलाओं को आरक्षण मिले इसकी बात की थी, तो ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज, अभी आपने शुरुआत में कहा कि भाजपा डाउन, मेरा सख्त ऐतराज है इस शब्द से। मैं भाजपा के समस्त शीर्षस्थ नेताओं, प्रवक्ताओं और इस बात को बोलने वाले हर व्यक्ति से सीधे मैं ऐतराज दर्ज कराती हूं
कि आप कौन होते हैं हम आधी आबादी के ऊपर दांव लगाने वाले। इन शब्दों का प्रयोग बंद करिए। ठीक है, ऐतराज है मेरा। ठीक है। बंद करिए। आप कौन है? क्या आप पे कोई दांव लगाया जाता है क्या? और हमें आरक्षण देख के आप कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आप संविधान के अकॉर्डिंगली हमें आगे करने की डर जानती है क्या है? डर जानती मुस्कान जी क्या है? डर ये है कि जितनी सीटें हैं अगर हर 3 में एक महिला को देना पड़ेगा तो इनकी सीटें घटेंगी, किसको काटेंगे? इसलिए परिसीमन इसीलिए आया। कुछ लोग बोल रहे थे कि वायनाड को हम महिला सीट कर दें। मैं तो कहती हूँ वायनाड भी कर दीजिए और काशी बनारसी भी कर दीजिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत किस बात की है? किसने कहा कि नहीं? न कपिश भाई कहेंगे कि नहीं करिए, मैं भी नहीं कहूंगी, मुस्कान जी भी नहीं कहेंगी, तो किसने कहा कि हमें मना करने वाले हैं? डर इस बात का है कि अगर ये महिलाओं के साथ होते हैं, मुस्कान जी आप भी जानती हैं, कोई भी घटना, मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी राज्य में किसी भी स्त्री के साथ कोई पुरुष ऐसा कोई कार्य करता है तो इस देश के हर भारतीय को खड़ा होना चाहिए। और जिस देश में पार्टी विशेष लोग तेरा मेरा उसका बलात्कार करते हो, शर्म आनी चाहिए। उज्जैन की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, कोई भी घटना हो, अगर उसमें तेरा मेरा होता है इसका मतलब ये पुरुष सत्तात्मक सरकारें या पुरुष वर्ग के लोग हम स्त्रियों पे दांव लगाएंगे और हमको रोज ऐसे खड़ा करेंगे। इसका विरोध आपको और मुझे करना चाहिए। ठीक है, देखिए देवेंद्र जी लगातार सुधा मिश्रा जी कह रही है। प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड में पूरी करिए बातों को। बात हाँ महिलाओं की हो रही है ना, बोलने दीजिए। बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अधिकार हमें नहीं मिल रहा है तो ये झुंझुना क्यों दिया गया? हम जो बातें कह रहे हैं कि आप हमें अधिकार इस बार दे सकते थे। हम लोकसभा के चुनाव में महिलाएं आगे आ सकती थी, जो चीज गलत थी सही कर सकते थे। आपकी मंशा ही नहीं है। आप महिलाओं के सीने पे पुलिस के जो जूते डलवाए आपने, जिस दिन सदन का उद्घाटन था हमने देखा आप कितने महिलाओं के साथ हैं। आपका मंत्री आज तक आपने मुंह नहीं खोला। हम जानते हैं कितना सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश में जो लिस्ट आई है ना महिलाओं की, आपने देखा, मैंने भी देखा, कितने महिलाओं को आगे कर रहे हैं। अरे कम से कम स्थापित करते कि हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं और हम मध्य प्रदेश के चुनाव में इतने महिलाओं को उतारेंगे। वहां पे महिला का अपमान हो रहा है, नमस्ते करती है महिला और उस उत्तर का उत्तर नहीं देते हैं। महारानी है इनके अनुसार, है ना, हम तो सबको बराबर मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो ये लोग जो झूठ बोलते हैं उसको संज्ञान में लाना हमारा विरोध। इनके झूठ, इनके असत्य, इनके संवैधानिक रूप से हमें छलने के लिए विरोध है। हम महिला आरक्षण के विरोध में बिल्कुल नहीं है। ये लोग हैं, ये महिलाओं के विरोधी लोग हैं, महिलाओं के सम्मान के विरोधी लोग हैं और महिलाओं के अस्मिता पे प्रश्न खड़ा करते हैं, इसीलिए महिलाओं पे दांव लगा रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरा ऐतराज है और मैं हर बार इसको बोलती रहूंगी। बिल्कुल देवेंद्र मिश्रा जी, देखिए बड़े आरोप लगाए गए हैं सुधा मिश्रा जी द्वारा आप पर कि अगर आपको महिलाओं से इतना ही प्रेम था, महिलाओं की भागीदारी की अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो इस बार आखिर आपने महिलाओं को मौका क्यों नहीं दिया? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को डर है क्या कि अगर महिलाओं के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो आपके तमाम नेताओं के हाथ से वो सीटें निकल जाएंगी? कपिश भाई को इसमें सुधा बहन पहले एक बात तो महिलाओं पे दांव लगाने की बात नहीं, महिलाओं को सम्मान देने की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हमने। और अगर एक सम्मान देने के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, नहीं किया कभी, ये सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें कृपया। भारतीय जनता आज देखिए क्रेडिट लेने की बात नहीं है। हम 33% आरक्षण अगर हमने पास किया है सरकार ने हमारी, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत इनको हमसे ज्यादा करना चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी देखिए यहाँ पर एक बात है, अगर उन्होंने समर्थन दिया तभी आज वो बिल के रूप में मौजूद और तभी वो कानून बन पाए हैं, तो समर्थन के साथ ही आपने इसको एक कानून का रूप दिया है। जी जी जी, जी। आप इन सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें देखिए बिना मात्र शक्ति के ये सृष्टि अधूरी है, उनको माइनस करके हमको सोच नहीं सकते। आप बताइए 70-75 सालों में सरकारें और भी थी। अगर आज हमने इस बिल को लाया, बड़ा निर्णय लिया, तो इनको सबको खुले मुक्तिकरण से प्रशंसा करनी चाहिए। आप राजनीतिक विरोधी विरोध करिए, किसने रोका आपको? वैचारिक विरोध होना चाहिए। हम अच्छे काम करते हो आप हमको अप्रिशिएट करिए। माननीय अटल जी हुआ करते थे, जो भी कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम कर दी केंद्र में, उनको वो प्रशंसा किया करते थे मुक्त कंठ से।
और जो गलत हुआ करता तो उससे विरोध खोल के क्या करते, सदन में हो चाहे सड़क पे हो। आज क्या लपा मार गया क्या सिस्टम को राजनीतिक। आपको सिर्फ विपक्ष का मतलब, विपक्ष धर्म का मतलब कि हम कुछ भी करें हमें सिर्फ विरोध करना है। इनको यह नहीं पता कि जाने अनजाने गलत सही निर्णयों का अगर ये विरोध करेंगी तो उसका जो जनता जो रिएक्ट करती है उसका परिणाम अभी देखा भी, अभी इनको इससे सीख नहीं मिल रही है। महिला हाँ, घोसी और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं हम परिणाम आने वाला भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ, एक पीढ़ी दो पीढ़ी बाद जो सम्मान महिलाओं को मिलेगा इसकी कल्पना ये नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को उत्थान के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो इससे इनको सफोकेशन होना। मैं बीच में इंटरप्ट करूं क्या? बस सुधा जी आती हूँ, वापस आपका रुख करती हूँ, बस प्लीज बताइए। नहीं, मन कर रहा है। एक चीज नहीं सुधा जी एक एक करके बोलते हैं ना। आप एक चीज अभी कपिल भाई ने कहा था संवैधानिक व्यवस्था है, ये संविधान से चलता है। लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि, हमने ये लागू किया। अगर आपको लगता है कि किसी भी संविधान के अनुबंधों का हमने उल्लंघन किया तो आपको क्या, सभी को खुली छूट है, आप जाइए ना, गो टू कोर्ट। देखिए इनकी मंशा सामने आ गई, ये चाहते हैं कि कोर्ट में जाके लोग बता दें। नहीं मंशा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देखिए चढ़ा रहे हैं, देखिए चढ़ा रहे हैं, बहनों को फिर दिखाएंगे कि देखिए ये तो ये लोग चले गए, हमने तो बना दिया था किया। अरे वाह, भाजपा से शातिर सोच कोई नहीं रख सकता, इसीलिए हमने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, आपके बस का महिला आप खुद चले जाना, आप खुद चले जाना। काल में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ पूरा इतिहास साक्षी है। अरे मणिपुर नहीं दिख रहा आपको, उज्जैन नहीं दिख रहा देखिए है। मैं यहाँ पर अब मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। सिर्फ इतिहास पर गौर मत करिए, मौजूदा स्थिति में महिलाओं की कुछ बहुत ठीक नहीं है। उन्नाव, अगर आप उज्जैन की वो तस्वीरें देखेंगे वहां भी आप ही की सरकार है ना, मणिपुर में भी आप ही की सरकार है ना। आप एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो कहां जाती है आपकी सरकार? क्या एक्शन लेती है सरकार? कठोर कार्रवाई की हमने, हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार इन चीजों पे, हम बर्दाश्त नहीं करते। महिलाओं का सम्मान करना हमसे सीखे लोग। भारतीय जनता पार्टी आपने वसुधा कुटुंबकम ब्रजभूषण जी क्या कार्रवाई की है बताइए। ठीक है कपिल जी, देखिए बड़ी बात देवेंद्र मिश्रा जी लगातार कह रहे हैं कि सम्मान की कल्पना जो है ना वो विपक्षी दल नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि वो इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे की रणनीति क्या होगी समाजवादी पार्टी के साथ ही पूरे INDIA की इस मुद्दे पर? देखिए एक बात बताऊं मैं, इनसे महिला सम्मान की उम्मीद कतई ना करें। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप वाकई सम्मान कर रहे होते तो ये बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये 2 क्लास लगा करके इसको जो है आगे क्यों पढ़ाया। अरे इसी 24 से आप दिए होते, इसी विधानसभा से दिए होते, हम भी उतारते। कारण नहीं बता पा रहे हैं कि हम इस बार क्यों नहीं देंगे। अच्छा दूसरी बात, आपने एक बड़ा वैलिड प्रश्न किया है कि भाई आप विपक्षी दलों ने इस एक्ट का समर्थन किया है लेकिन कॉन्फ्रेंस में या टीवी डिबेट में बैठते हैं तो इनका विरोध करते हैं। इसका कारण देखिए, भाजपा एक शातिर है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक और हेड होता है दूसरे और टेल होता है। तो इनके दिखाने का दांत अलग है और खाने का दांत अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर दिखाने के दांत और खाने के दांत एक होते तो 2024 से ये आ जाता और हम सारे लोग 33% अपनी बहनों को आरक्षण देकर के अपनी अपनी पार्टी में खड़ा कर देते। लेकिन इन्होंने सिक्के का दूसरा पहलू रखा कि ये नहीं, 10 साल के लिए हम इस आरक्षण को बैन कर रहे हैं। देखिए विधियां 2 तरीके से बनती हैं, एक सकारात्मक कार्य के लिए बनती है, दूसरा नकारात्मक रूप से रोकने के लिए बनती है। जैसे जब आप हिंदू की परिभाषा करते हैं तो निगेटिव परिभाषा हिंदू विधि में आती है कि जो फला नहीं है, जो फला नहीं है, जो फला नहीं है, जो फला नहीं है, वो सब हिंदू हैं। या आप किसी को कहते हैं कि नहीं ठीक है, अगर कोई 2 बच्चों का परिवार नियोजन करेगा तो हम उसको जो है इन चीजों में छूट देंगे, उनके बच्चों को हम ये वजीफा देंगे। इसको कहते हैं सकारात्मक कर्म।
और दूसरा होता है नकारात्मक, जिसमें आप कहते हैं कि अगर किसी ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए तो हम इन पर पेनल्टी लगाएंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको इसी समय से लागू करना चाहिए था। अब हम लोग क्यों कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? हमने एक्ट का पालन इसलिए किया कि हमने सारे सजेशंस इनको दिए, बकायदा लोकसभा में, बकायदा राज्यसभा में, कि आप 33% आरक्षण लागू कीजिए, आप ये परिसीमन की सीमा, आप ये सेंसस के ऊपर आधारित मत कीजिए, बल्कि आप इस 33% में उन बहनों को अलग अलग आरक्षण दीजिए जिनकी तुलना सवर्ण बहन की पिछड़े से या दलित से या अल्पसंख्यक से नहीं की जा सकती है। क्योंकि अल्पसंख्यक के भी समझ में जो सच्चर कमेटी यूपीए सरकार के समय में गठित हुई थी, उसने कहा कि नहीं, इनकी स्थिति तो दलित से भी बदतर है। तो जब ये हमारे पास रिपोर्ट है और आप इस रिपोर्ट का विरोध नहीं करते हैं, तो क्या अल्पसंख्यक बहनों के लिए अलग से आरक्षण उसमें नहीं किया जा सकता है 33% में? क्या ओबीसी महिला के लिए, दलित महिला, आदिवासी महिला के लिए अलग से नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जहां आप अल्पसंख्यक बहन के लिए करेंगे, वहां एक भाजपा पे मजबूरी होगी कि एक मुस्लिम बहन आपको लानी पड़ेगी, जो आप कभी नहीं लाना चाहती। बिल्कुल। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप इसको भी संशोधन नहीं लिए, आपने जो है वो कमेटी को भी वापस नहीं भेजा कि स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए, वहां से संशोधित होकर बिल आ जाए, फिर हम पारित कर देते हैं। तो आपकी मंशा मैलिसियस है, वो तो सामने है। और हमने क्यों पारित करने में आपका साथ दिया, वो इसलिए कि हमें ये पता है कि 2024 में आप टाटा बाय बाय हो रहे हैं और 2024 में टीम इंडिया आ रही है, और टीम इंडिया पहले सत्र के अंदर इस महिला बिल में से 2-3 संशोधन करेगी। पहला संशोधन वो ये करेगी कि हम इसे परिसीमन से हटाएंगे, दूसरा हम इसमें करेंगे कि हम इसको संसद से हटाएंगे, ठीक है, तीसरा हम इसमें करेंगे कि इसमें हम आरक्षण के अंदर 33% आरक्षण में हम अल्पसंख्यक बहनों के लिए भी लाएंगे, हम पिछड़ों बहनों के लिए भी लाएंगे, हम दलित और आदिवासी के लिए भी लाएंगे। ठीक है, ये बदलाव आप करेंगे, ठीक है, ये आपने बोला। सुधा मिश्रा जी, अब एक बार सीधे एक छोटा सा कमेंट आपसे लेती हूँ। देखिए 2014 और अगर हम 2019 के नतीजों पर एक नजर डालें तो महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है अगर हम चुनाव में वोट डालने की बात करें, और कहीं ना कहीं महिलाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है। ऐसे में INDIA का जीत का दावा तो कपिल श्रीवास्तव जी जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन रणनीति क्या होगी आगे की? आप किस एजेंडे के तहत आगे काम करती हुई नजर आएंगे चुनावी मैदान में? देखिए, अभी हमारे पूरे संगठन का, हमारे इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, इस सत्ता के झूठ की जो प्रोपेगेंडाइज सरकार है, जो सिर्फ झूठी चीजों को लाके लोगों को बरगलाने का पूर्णतः प्रयास करती है, इसके झूठ को उजागर करते हुए इस देश को इस वक्त में जो जरूरतें हैं वो देने की पुरजोर कोशिश की जाए। जो संवैधानिक रूप से आर्थिक या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको हर वो सुविधाएं चाहिए जो देश के विकास में उनके अपने योगदान को साबित करा सकें, इन चीजों को लेते हुए हम हर उस चीज को लाएंगे, बातें करेंगे। जाहिर सी बात है, जब भी आप ऐसी बातें करते हो तो जो सत्ता में होता है उसके कर्तव्य होते हैं, और जो विपक्ष में होता है उन पे प्रश्न करता है, कर्तव्यों की दृष्टि क्यों हो रही है, कर्तव्य पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है आजकल के 10 वर्षों में कि प्रश्न विपक्ष से होता है कि आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं होता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, जिनके पास अधिकार है, सत्ता है, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस सत्यता को दिखाने के लिए पुरजोर कोशिश होगी। और अभी हमारे भाई जो फिर से उन्होंने बोल रहा था कि जो भी बातें बोलते हैं वो लोग, जब भी आप देखिए, अगर सम्मान देना है तो कहने की जरूरत नहीं है। कपिश भाई को मुझे सम्मान देना है, मुस्कान को सम्मान देना है, तो उनके काम में दिखाई पड़ेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसको सम्मान नहीं देना है वो बोलेगा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद देवता, वो कंठस्थ है, याद है, व्यवहार में नहीं है। तो ये भाजपा के लोग व्यवहारिक नहीं है। ये सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक लाइन पढ़ लेते हैं और महिला अधिकारों की बात करते हैं। अलीगढ़ में देखा भी आपने किस तरह वो महिला असहज हो रही थी, और महिला कौन थी? एक नेता, एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी महिला जो सशक्त है, आगे है, उसको असहज कर रहे हैं भाजपा के नेता, और वो बोल नहीं पा रही है। हम चाहते हैं महिलाएं स्वयं विरोध दर्ज कराएं कि नहीं, बहुत हुआ, नहीं ये चलेगा। तो ये जो पुरुषवादी सोच के लोग हैं, जो महिलाओं को आगे आने देना चाहते ही नहीं, अगर भाजपा की सरकार
ये एनडीए की सरकार लागू करा देती तो सारे विपक्ष के लोग जो इंडिया में है या जो भी लोग हैं उनकी मजबूरी होती। सोचिए कि इतने टिकट देने हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती होती मान लीजिए इनकी मजबूरी होती, और इनकी मजबूरी होती तो जो ये महिला को बगल में बैठा के पकड़ने की कोशिश करते हैं इसमें फेल हो जाते। महिलाएं सशक्त हो जाती, बिल्कुल सही कहा, महिलाएं प्रश्न कर पाती। ठीक तो है, ये डर इनका है, इस डर को उजागर करते रहेंगे हम। ठीक है। एक आखिरी सवाल देवेंद्र मिश्रा जी से लेंगे। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, और विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि आरक्षण के अंदर एक और आरक्षण दे दिया जाए तो बुराई क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर महिला आरक्षण आ जाएगा तो परिवारवाद की राजनीति एक बार फिर से चरम पर आ जाएगी? क्या एक बार फिर से सांसदों के जो सांसद है, तमाम पुरुष सांसद है, वो अपनी ही घर की महिलाओं के लिए टिकट मांगेंगे? तो ऐसे में अगर विपक्षी दल आरक्षण के अंदर आरक्षण मांग रहा है तो उसमें कमी कैसी नजर आ रही है आपको? जी, पहली बात तो मैं इस बात पे अब स्पष्ट करना सुचिता से कहूंगा। अभी ये जो बात हो रही कि माइनॉरिटी के महिलाओं को आरक्षण में जगह देंगे कि नहीं, दलित पिछड़ेगा, ये किस आधार पे बेबुनियादी बात कर रहे हैं? फिर मेच्योर स्टेज पे अगर इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसको अगर पढ़ा है तो बात करें ना। हमारे ऊपर आरोप लगाने से इनके पाप धुलने हैं क्या? महिलाओं के हित में आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा साहसिक निर्णय लिया सम्मान देने का, हजम नहीं कर पा रहा है तो उसका इलाज कराए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म जात आधारित राजनीति नहीं करती। सबका साथ सबका विकास, किसी भी योजनाओं को आप उठा के देख लीजिए। मैं भी कुछ चुनौती भरे स्वर बात कहूंगा, हमारे कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी हैं, सपा के भी हैं, पूरे जहां तक मेरी निगाह उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला है, अगर एक पाले के रूप में सरकार के रूप में है, मिश्रा जी आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? पिछड़े, कमजोर, निर्बल, आप मिश्रा जी हमें बता दीजिए कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? कहीं भेदभाव नहीं है। ये पहले अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति जो है वो दलित के बराबर या दलित से बदतर है, तो उनके अपलिफ्टमेंट का काम क्या आपकी सरकार नहीं करेगी सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे धर्म से आते हैं? फलीभूत भी करेंगे जमीन पर। हम हवाई बात नहीं करते, जो हम कहते हैं वो करते हैं। पूरे देश ने देखा 9 साल में करते हुए नजर ही नहीं है। अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, मुस्कान करते हुए कहां नजर है? क्षेत्रों में ये महिला बिल ही ला करके इन्होंने ठीक है देवेंद्र जी, मैं एक महिला होने के नाते आज आपसे ये सवाल करती हूँ। आपने जो कहा, आपने बोला कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाने में आप कामयाब हुए? क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर आपने फुल स्टॉप लगाया? नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगता। इस पे हमें देखिए जो चीज संज्ञान में आती है उस पे हम बिल्कुल कठोरता पूर्वक कार्रवाई करते हैं। हमारी देखिए दिमाग सरकार पूरी तरीके से महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है। ये घटनाएं जो हो जा रही हैं, हम उसकी बड़ी मतलब ऐसा नहीं कि हमें पीड़ा नहीं है। हमारी देश की, हमारे प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित हो तभी हम गर्व से सर ऊंचा कर पाएंगे। ये कुछ वैसी दरिंदे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके भी हम प्रति ये भावना रखते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे कृत्यों से बाज आए। जिस मात्र शक्ति को हमको सैल्यूट करना चाहिए, उसके प्रति हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर ये सोच नहीं है हम उसके बारे में कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ते हुए इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, अब महिला आरक्षण को लेकर सियासत अपने चरम पर चल रही है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महिला आरक्षण बिल जो अब कानून बन चुका है उसको लेकर तमाम विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या 2024 का चुनाव भी एक बार फिर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्या विपक्षी दल महिला आरक्षण को मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के नाम पर अपने प्रत्याशियों की जो सीटें हैं वो रिजर्व कर देंगे? अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टाइम। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।